जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा बेहतरीन रहेगा। हरियाणा एमपीएचडब्ल्यू और स्टाफ नर्स के जितने भी साथी हैं उनका ये सेट 12 रहेगा, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ देखो, मैं आपको हमेशा आपको यही कहता हूं कि ऐसे पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पीछे वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं हर नर्सिंग एग्जाम के अंदर। ठीक है, शुरुआत में हम एमपीएचडब्ल्यू और स्टाफ नर्स को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इनके केवल 5 यूनिट सेम है भाई। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या कि स्टाफ नर्स और एमपीएचडब्ल्यू सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है भाई। एमपीएचडब्ल्यू तो मतलब ये मान सकते हो इनिशियल लेवल की नर्सिंग है। ठीक है, और स्टाफ नर्स का पेपर अलग आएगा। तो कई जैसे कि होगा, बहुत से यूट्यूबर हैं ऐसे जिन्होंने एक साथ बैच स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, पेड बैच की बात कर रहा हूं मैं, तो वो बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, इनका जो है अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे बैच हमने भी स्टार्ट कर रखा है, लेकिन हम अलग अलग जो है इसको करवाते हैं। चलिएगा, वो बातें अलग हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले तो स्टार्टिंग में ये 5 यूनिट्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं ये हम जो है इस प्रैक्टिस बैच के अंदर करेंगे, उसके बाद अलग अलग जो है लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वही तरीका जो है रहता है कि क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन हम करेंगे कि आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा, क्वेश्चन है द ब्रेंकियल प्लेक्सस, ये आपका ब्रेंकियल प्लेक्सस है, which supply the muscle and skin of the upper limb is formed by the anterior rami of the which spinal nerve। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपरी मांसपेशी और जो स्किन आपकी होती है उसको आपूर्ति करने के लिए जो ब्रोंकियल प्लेक्सस होता है वो किन स्पाइनल नसों से जो है वो बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ नर्व के बारे में। देखिएगा, नर्व कौन होती है सभी को पता है। नर्व मेनली मतलब जो आपकी नर्वस सिस्टम को क्रिएट करती है उनको हम नर्व बोलते हैं। नर्व की फॉर्मेशन न्यूरॉन से होती है। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है इसकी यूनिट होती है। ये मैं आपको नर्वस सिस्टम में करवा चुका हूँ। मेनली जो नर्व जो होती हैं वो हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं उनको। एक तो होती है आपकी जो आपकी मतलब जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। और दूसरी जो होती है वो आपकी होती है नर्व स्पाइनल नर्व। ठीक है, जो आपकी क्रेनियल नर्व होती हैं वो आपके ब्रेन और नेक इनको कंट्रोल करती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ब्रेन और नेक को जो कंट्रोल करती हैं, ब्रेन एंड नेक के वर्क को जो कंट्रोल करती है उसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। और ये जो है आपकी 12 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं। दूसरी तरफ आपकी स्पाइनल नर्व होती हैं जो आपकी बॉडी के पूरे हिस्से को जो है कवर करती हैं। कंप्लीट जो बच जाता है वो पूरे हिस्से को कवर करती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये होते हैं 31 पेयर्स। क्या होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर स्पाइनल से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। स्पाइनल में 31 पेयर जो होती हैं, इनके अंदर 8 जो पेयर होते हैं वो आपके होते हैं सर्विकल के, जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। गर्दन के पास जो है ये नर्व होती हैं। दूसरी 12 जो होती हैं वो होती हैं थोरेसिक, जो हम मतलब मेनली छाती जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक, उसके अंदर होती हैं। और 5 होती है लंबर, जो आपकी कमर जो होती है, जैसे मान के चलो ये आपकी है पूरी की पूरी वर्टेब्रल्स। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। ऊपर वाली गर्दन वाली जो है आपकी सर्वाइकल कहलाएंगी, बीच में छाती वाली जो है थोरेसिक कहलाएंगी, और कमर वाली जो है वो क्या कहलाएंगी? 5 जो होती हैं वो होती है लंबर। 5 जो होंगी वो क्या होंगी? लंबर होंगी। ठीक है, और आपकी जो बचती हैं 5 बचती हैं आपकी जो है आपकी सैक्रल। ठीक है, और एक जो है आपकी होती है कोकिगियल। ठीक है, कोकिगियल। ठीक है, ये जो है आपकी 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के। तो अलग अलग पेयर जो है अलग अलग कंट्रोल करते हैं। अलग अलग पेयर जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग के मैं एक बार के लिए पूरा ही बता देता हूँ, क्वेश्चन कवर हो जाएगा और आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैं ये लाइन बना रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे ऊपर जो होती हैं वो होती हैं आपकी सर्वाइकल 1 से लेकर सर्वाइकल 4। ये किसको कंट्रोल करती हैं? ये सारी की सारी आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं। सांस को कंट्रोल करती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक देखिएगा, आपके ब्रेन और नेक को पूरे को कंट्रोल कौन करती है? क्रेनियल नर्व करती है। लेकिन यहाँ पर जो C2 होती है ना, C2, ये आपके हेड और नेक के मूवमेंट को क्या करती है? हेड एंड नेक जो होती है आपकी, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। उसको जो है पूरा का पूरा जितना भी ऑर्डर देने हैं, रिसीव करने, सारा काम जो है यही करती है। ठीक है,
C4 से C6 जो है आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। ये मैं केवल वही वो करवाऊंगा जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। क्लियर है। आपके बाद जो है C7 से लेकर T1 तक, ये जो है आपके फिंगर मूवमेंट है, हेड मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट, वही हैंड और जो आपके फिंगर के मूवमेंट जो है इनको जो है कंट्रोल करती है, करवाती है। ठीक है। उसके बाद आपसे बात करूं और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो बता देता हूं। जो आपकी S2 से लेकर S3 S4 और S4 जो है ना, ये आपके सेक्सुअल फंक्शन के लिए जो है सेक्सुअल फंक्शन पूरा का पूरा करवाती है, कंट्रोल करती है। कौन करती है? ये करती है। ठीक है। वैसे और भी बहुत सी हैं, लेकिन जो मेन मेन जो है मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को जो है कंसेप्ट को करते हैं। देखिएगा, जो गर्दन से निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। 31 होती है, ये बात आपको पता चल गई होगी। इनमें से 5 नर्व होती हैं, 5 नर्व के नाम लिख देता हूँ। C5, C6, C7, C8 और जो है T1। ठीक है। T1 का मतलब थोरेसिक वन। ये जो 5 होती हैं, इन पांचों को हम बोलते हैं ब्रोंकियल प्लेक्सस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं? आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस। प्लेक्सस। ठीक है। इसको बोलते हैं हम ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नर्व जो होती हैं जिनको हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, तो आपको आंसर करना है C5 से लेकर T1 तक। इसका राइट आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेकियल प्लेक्सस किस किस को चलाती है? तो कंधे के मूवमेंट को, हाथ को, उंगलियों को, इन सभी को चलाने का काम जो है वो यही करती है ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। C3 से लेकर C6 तक। ठीक है। C3 से C6 तक तो नहीं, लेकिन C3 से C4 तक जो है ना, इनको हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। तो याद रखना, C3 और C4 को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इनको बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। प्लेक्सस। ठीक है। सर्वाइकल प्लेक्सस जो है इनको हम बोलते हैं। ठीक है। T1 और T5 तो थोरेसिक है, सिंपल सी बात है। तो चेस्ट की नसें ये सारी की सारी। ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप करना चाहो तो आप याद रखिएगा। एक चोट होती है जिसको हम बोलते हैं एब्स पाल्सी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत से नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया है। एब्स पल्सी। ये क्या होता है? जब C5 और C6 के ऊपर चोट आती है, C5 और C6 के ऊपर चोट आती है, तो उसको हम बोलते हैं अब्स पल्सी। ठीक है। एक आपका होता है क्लम्प केज पल्सी। क्लम्प केज पल्सी क्या होता है? C8 से T1 तक। इतना डिटेल हालांकि आपसे पूछा नहीं जाता, तो इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लेना। आपको नरों से जो है क्वेश्चन कभी आएगा तो इतने में से ही आएगा, और क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। तो आपकी नरों वो होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं, और आपके सारे के सारे जितने भी कार्य करवाती हैं ब्रेन की सहायता से, वो आपकी नरों होती हैं। 2 टाइप की होती है। क्रेनियल जो ब्रेन और नेक को कंट्रोल करती हैं, 12 पेयर होते हैं। स्पाइनल 31 पेयर होती हैं जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सभी पेयर के बारे में आप याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कितने कौन से होते हैं, तो 8 पेयर सर्वाइकल के होते हैं, 12 थोरेसिक के होते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस ऐसा करेंगे कि कभी आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, पढ़ो ऐसा कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वह पेशीय संरचना जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, यानी कि क्या है? देखिएगा, मैंने कैविटी आपको बताया था कि बॉडी की अपर कैविटी जो होती है इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, या फिर इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। और नीचे वाला जहां पर पेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। और देखिएगा, यहाँ पर आपके लंग्स होते हैं, लंग्स होते हैं। और लंग्स जो होते हैं वो एक कार्टिलेज के ऊपर टिके होते हैं, जिस कार्टिलेज का नाम होता है डायफ्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसका नाम क्या होता है? डायफ्राम। फ्राम। डायफ्राम क्या होता है? सुन लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं डायफ्राम से। और डायफ्राम जितना सिंपल आपको दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। डायफ्राम वह बड़ी मांसपेशी है, या फिर आप ये कह सकते हो कार्टिलेजियस मसल है। ठीक है। बड़ी मसल है, कार्जिलेसियस मसल है, जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है। और मेनली लंग्स की जो क्रिया है, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि इनहेल का मतलब सांस लेना और सांस
छोड़ना यानी कि एक्सहेलिंग, छोड़ना, सांस छोड़ना, इनकी क्रियाओं को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब आप कहोगे सर कैसे करती है, जैसे कि जैसे जैसे ये सिकुड़ोगी, सिकुड़ेगी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, जैसे जैसे ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, वैसे वैसे सांस अंदर जाएगा। जैसे जैसे यह ढीली होगी यानी कि जैसे जैसे रिलैक्स होगी, वैसे वैसे सांस जो है आप क्या करते जाओगे, छोड़ते जाओगे, ठीक है। तो सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण मांसपेशी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सांस लेने की लेने के लिए लेने के लिए महत्वपूर्ण मांसपेशी जो है आपकी कौन होती है, ये आपकी डायफ्राम होती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है, हिचकी आपने सुना होगा, हिचकी मेरा आव हिचकी बालम की याद सताव हिचकी, तो यार ना याद आव है या बात क्या अगर, तो हिचकी जो होता है ये डायफ्राम की ही का ही एक्शन है, किसका है, डायफ्राम एक्शन ही है, डायफ्राम एक्शन ही है, ये बात आप याद रखिएगा। इचकी किसका एक्शन है, डायफ्राम का जो है ये एक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार जो है आपसे पूछ लिया जाता है। अगर डायफ्राम खराब हो जाता है, डायफ्राम अगर खराब हो जाता है तो सिंपल सी बात है, सांस लेने में क्या होगी, सांस की दिक्कत जो है, दिक्कत बढ़ जाएगी। अब सांस की दिक्कत एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिसऑर्डर है, जो बार बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो उस डिसऑर्डर का नाम है आपका हेर्निया। हेर्निया कौन सा हेर्निया, शायद हेटस हेलिया, हेटस हेर्निया, हर्निया। ये डिसऑर्डर जो है इसका संबंध किससे है, तो ये आपके डायफ्राम से ही संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डायफ्राम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और फैक्ट अगर मैं बताऊं, प्लूरा के होती क्या होती है, प्लूरा जो होती है वो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है, लंग्स मेम्ब्रेन होती है, यानी कि लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेरिकार्डियम क्या होती है, जो आपका हार्ट होता है, दिल होता है, तो हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पेरिकार्डिया बोलते हैं। मेडियस्टिनम क्या बोलते हैं, तो लंग्स जो होते हैं आपके, लंग्स के बीच में जो जगह होती है, बीच में खाली जगह होती है, जगह खाली जगह जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मीडिया स्टेनम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा मैं एक क्वेश्चन के साथ 10-12 फैक्ट बताता हूँ, वो सारे फैक्ट जो ना आप जरूर किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। क्वेश्चन क्या है आपके, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के ये जो है दो पार्ट होते हैं और चार चैम्बर होते हैं। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को हम एट्रियम या ओरिकल बोलते हैं। कल एक महानुभाव ने, हमारे साथी ने, भाई भाई है, ठीक है, उसने कमेंट कर रखा था कि सर मैंने बता रखा था कि ओरिकल, ठीक है, ओरिकल बोल रखा था मैंने, तो वो कहता है सर आपको पता ही नहीं है, ओरिकल नहीं होता, एट्रियम होता है। क्या होता है, एट्रियम होता है। भाई मुझे पता है, इसको एट्रियम को ही ओरिकल, एट्रिया, इन सभी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कई भाई ना, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना पता था आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, कमेंट तो किया, कुछ कमेंट तो किया, मैं उनको भी बहुत अच्छा मानता हूँ जो मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, बट आपको कमेंट करना चाहिए, वीडियो शेयर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा करवा रहा हूँ, ये इतना कम समय में आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि कम से कम 20-25 लोगों के पास एक बंदा जो है शेयर करे, ठीक है। आप शेयर किया करो, लाइक किया करो, मैं लाइक देखता हूँ, बहुत कम लाइक मिलते हैं, तो मेरा ये मोटिवेशन डाउन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, इस भाई ने मेरे को कमेंट किया कि सर एट्रियम होता है, ओरिकल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, इसने कुछ तो किया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही, मैं वो कहते हैं ना कि भी शिक्षा है, फ्री शिक्षा मिल रही है, तो आपको फ्री मिल रही है, तो आप कम से कम इसके को जो है थोड़ा बहुत कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, कुछ ना कुछ करके, तो आप ना इसको पॉजिटिव में ला सकते हो इन चीजों को। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो ये आपकी वेंट्रिकल होता है, ये वाला हिस्सा नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ऊपर वाले को हम जो है ना ओरिकल या फिर एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ठीक है। तो मैं आपका उस भाई का ही जो है नाम ले लेता हूँ। तो वेंट्रिकल का जो ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला,
ये वाला, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी जो है ब्लड जो है पंप होता है, यानी कि हार्ट पंप यहीं से करता है, इसी हिस्से से करता है। तो क्वेश्चन पूछा ब्लड इज पंप इज एरोटायर पल्मोनरी आर्टरी, तो दो टाइम पर जो है पंप होता है एरोटा के अंदर, यहाँ से एरोटा निकलेगी, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी कैसे जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी लंग्स के पास, किसके पास, लंग्स के पास, इम्प्योर ब्लड लेके। तो जब ये दोनों यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो इस फेज में कार्डियक साइकिल इज नोन एज, इस फेज की साइकिल को हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट आपका काम करता है, एक बार होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद होता है रिलैक्स, क्या होता है, रिलैक्स, और इसी प्रकार से हार्ट काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है क्या होगा, ब्लड जो है आपका पंप होगा, पंप होगा, और जैसे ही रिलैक्स करेगा तो हार्ट जो है आपका किस में आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा आपका हार्ट, ठीक है, ऐसे ही काम करता है आपका हार्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन का काम किसका है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और ऑरिकल जो होते हैं वो आपके किसका काम करते हैं, रिलैक्स का काम करते हैं। जब सिंपल सी बात है, जब जो हार्ट का जो निचला हिस्सा जो है जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो इस फंक्शन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोलिक क्रिया, या फिर इसको हम बोलते हैं सिस्टोल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिस्टोल किसको बोलते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टोल ये होता है, और जब ये हार्ट रिलैक्स होता है तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोल, क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है हार्ट के रिलैक्स होने को क्या कहते हैं, तो डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की क्रिया से आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने बीपी वर्ड सुना होगा, बीपी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, देखो कितना अच्छा कंसेप्ट बन के आ रहा है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, MMHG जो भी है इसकी यूनिट है पूरी की पूरी, तो ये आपने सभी ने पढ़ा है, ठीक है। पूरा लिख देता हूं, MMHG हीमोग्लोबिन के ऊपर, सॉरी जो HG मरकरी के ऊपर जो है ये काउंट किया जाता है। तो ये 120 वैल्यू किसकी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 120 वैल्यू किसकी है, ये है आपके सिस्टोल की, और जो डायस्टोल की वैल्यू जो है वो कितनी है, 80 है। यानी कि हार्ट जो है वो बीपी आपका क्रिएट कैसे होता है, बीपी क्या है, व्हाट इज बीपी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बीपी क्या है आपका, रेशियो ऑफ सिस्टोल एंड डिस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल, डायस्टोल, यानी कि सिस्टोल और डिस्टोल होने के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिस्टोल की वैल्यू क्या होती है, डिस्टोल की वैल्यू जो है वो क्या होती है, और इन्हीं से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से ही आपकी क्या बनती है, इसी फेज से ही आपकी क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है, क्या बनती है, हार्ट बीट भी बनती है, हार्ट पल्स रेट भी बनती है, पल्स रेट भी इसी से बनती है, ठीक है। और इसी से आपका एक और क्रिया बनती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड, क्या बोलते हैं, हार्ट का जो साउंड जो है वो भी आपका इसी क्रिया से बनता है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्रिया, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की क्रिया, या फिर आप ये कह सकते हो हार्ट काम ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स के ऊपर काम करता है। इसका आंसर तो सभी को पता चल ही गया होगा। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को हम सिस्टोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, ये बात तो ऑटोमेटिक है। हार्ट बीट या पल्स रेट जो होती है वो 32 होती है पर मिनट होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और हार्ट का साउंड जो होता है वो क्या होता है, लब एंड डब होता है, लब एंड डब होता है। इसको थोड़ा और अगर डिटेल में करवाना चाहूँ तो हार्ट साउंड कब होता है, मेनली हार्ट साउंड जब होता है जब आपके वाल जो होते हैं, हार्ट के वाल जो होते हैं वो बंद होते हैं, बंद होते हैं, तो आपका हार्ट साउंड होता है, तो आपका हार्ट साउंड होता है। जैसे कि जब हार्ट के, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, थोड़ा डिटेल हो जाएगी, जब हार्ट के जो वाल जिनको हम एवी वाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवी वाल बोलते हैं। एवी वाल कौन से होते हैं, तो जिसको नहीं पता है सुन लेना, जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एवी वाल। जब ये एवी वाल बंद होते हैं तो साउंड आती है S1 की साउंड, और इस साउंड को हम बोलते हैं लब साउंड, क्या बोलते हैं, लब साउंड। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि S1 की साउंड क्या होती है। और जब ऐसे ही दूसरे वाल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आपके सेमिलुनर वाल बोलते हैं, यानी कि SV वाल बोलते हैं। सेमिलुनर वाल जब बंद होते हैं तो आपकी साउंड आती है S2 की साउंड, और S2 साउंड क्या है, S2 साउंड है डब की साउंड, किसकी साउंड, डब की साउंड। तो लब और डब, इनसे जो है आपका किसका निर्माण होता है, आपकी हार्ट की साउंड का निर्माण होता है।
मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपको समझने या करवाने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लब की साउंड किससे उत्पन्न होती है? S1 से उत्पन्न होती है। डब की साउंड किससे उत्पन्न होती है? S2 से। S2 क्या है? SV जो है आपके सेमिलुनर वाल जो हैं, जैसे एरोटल वाल और जो है पल्मोनरी वाल, इनके बंद होने पर जो साउंड आती है उसको हम बोलते हैं आपकी S2 साउंड। और AV वाल बंद होने पर, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होने पर जो साउंड आती है उसको हम क्या बोलते हैं? S1 बोलते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ये हट का मैं करवा ही रहा हूं तो आपको बता देता हूँ। सामान्य बीपी आपको बता दिया है, ठीक है। ज्यादा बीपी अगर हो जाएगा तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, कम बीपी हो जाएगा तो हाइपोटेंशन बोलेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और आती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक कार्डियक आउटपुट आउटपुट जब हार्ट सिस्टोलिक डिस्टोलिक रेशियो करता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होता है, हार्ट पंप करता है, तो उस टाइम पर कितना आउटपुट निकलता है, तो उस आउटपुट का को कैसे मेजर किया जाता है? तो सुन लेना, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? जो आपकी हार्ट रेट आई, जो आपकी हार्ट की रेट आई, उसको इनटू कर दो किसके के साथ? स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ। किसके साथ? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम जो है उसने ब्लड को जो है सप्लाई किया। तो ये जो होती है आपकी कार्डियक आउटपुट जो होता है आपका, वो होता है 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो आपसे जो है कार्डियक आउटपुट भी पूछ लिया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पल्स रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है, ये सारी चीज आपको पता ही है। पल्स रेट से रिलेटेड दो डिसऑर्डर होते हैं, नाड़ी का तेज होना और नाड़ी का मंदा होना। पल्स रेट का तेज होना क्या कहलाता है? आपका टैकीकार्डिया कहलाता है। ये मैं यहां लिख देता हूं, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। और एक होता है आपका ब्रेडीकार्डिया। क्या होता है? ब्रेडीकार्डिया। कार्डिया, ठीक है। नाड़ी का मंदा होना, यानी कि 60 के करीब हो जाना, नाड़ी मंदा होना, नाड़ी मंद होना, ठीक है। और नाड़ी का तेज होना, नाड़ी तेज होना, पल्स रेट का तेज होना, जैसे 100 के ऊपर चली गई तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो इतने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से करने के बाद मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको करवाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया भाई, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। उससे पहले थोड़ा मैं भी बता देता हूँ अपने बारे में। हम जो है बेहतरीन आपके लिए MPHW का अलग और स्टाफ नर्स का अलग, ये स्टाफ नर्स का आपके लिए स्टाफ नर्स का अलग बैच लेके आए हैं। और होली तक इसका ऑफर जो है आपका 1999 रहेगा, मात्र 1999। जितने भी टीचर हम पढ़ा रहे हैं सभी के सभी सिलेक्टेड हैं। हमें पता है कैसा कंटेंट क्या आता है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। मैम है दोनों दोनों सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, और ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है आपकी ज्योति मैम का, तो ठीक है। तो आपको जितने भी टीचर पढ़ाएंगे बेहतरीन पढ़ाएंगे। इससे पहले हम जो है बुक प्रोवाइड करते थे, आपको ई बुक प्रोवाइड करते थे, बहुत कम कॉस्ट में जो है हमने ई बुक प्रोवाइड की है। जो बुक मार्केट में लोग हजार हजार रुपए में बेचते थे वो हमने जो है 100 रुपए में आपको देने का काम किया है, ठीक है। पहले ई बुक देते थे, अब है ना यहाँ पर आपको बुक सेक्शन मिलेगा नीचे। आप जब जाओगे हमारी ऐप के अंदर, ये हमारी ऐप है उत्तम क्लासेस, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो इंस्टॉल कर लें। तो इसके ऊपर जाओगे तो अब आपको MPHW की बुक भी मिल जाएगी। MPHW आपके घर पर आ जाएगी बुक, ठीक है। बुक भी मिल जाएगी मात्र 290 रुपए में भाई, ओडियो ऑफर है, सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। जल्दी हम स्टाफ नर्स की बुक भी घर के लिए जो है मतलब ऑर्डर लगाने स्टार्ट कर देंगे। अभी तक जो है ये ई बुक है, ई बुक को आप PDF फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ जाके आप हमारा बैच चेक कर सकते हो। यहाँ जाकर टेस्ट सीरीज भी हमारी जो है लॉन्च हो रखी है MPHW स्टाफ नर्स की, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हो गया, पता नहीं कैसे क्या उल्टा हो गया, ये स्क्रीन उल्टी होगी जब ये लगाई गई थी, ठीक है। आपको एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि उत्तम क्लासेस यानी कि जो हमारा जो मकसद जो है ना वो है कम रुपए में। देखो ये जो पैसे लिए जा रहे हैं 1999 में बैच दिया जा रहा है, ये हमारा जो खर्चा जो लगेगा ना, टीचर्स का खर्चा, स्टूडियो का खर्चा, और चीजों में ऑपरेटर वगैरह का खर्चा, वो भी पूरा नहीं होगा। हमारा मकसद है आपको लूटना नहीं है, केवल आपको अच्छी गाइडेंस देना और अच्छे तरीके से जो है आपकी तैयारी करना, हरियाणा ओरिएंटेड तैयारी करवाना, सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है। हम हरियाणा ओरिएंटेड तैयारी करवाते हैं। इसके साथ हमने 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। जरूरी नहीं है कि भी आप कोर्स लो, हम यूट्यूब पर भी लगातार क्लास लाएंगे, ठीक है। नर्सिंग की क्लास ये लेके आते हैं। और 10 नंबर के कंप्यूटर के लिए भी हमने जो है ना एक प्रैक्टिस सीरीज चालू कर दी है। डेली आपकी 6 बजे क्लास रहेगी, 3 बजे ये क्लास रहेगी, डेली 3 बजे
आपकी कौन सी क्लास रहेगी, नर्सिंग की क्लास रहेगी, ये यूट्यूब के लिए है। ठीक है, अच्छे से और थ्योरेटिकल तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, कहीं और बैच लेने से अच्छा है कि आप अच्छे कंटेंट की तरफ जाने की कोशिश करो। ये मेरी तरफ से एक गाइडेंस ही मान लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, कई भाई करते हैं कि सर तो है ना अपने प्रमोशन करने के लिए वीडियो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी में दम है तो आप प्रमोशन इस हिसाब पर करो। मैं बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप भी वीडियो बना दिया करो, बच्चों के लिए प्रमोशन कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है इन हेरिटेड डिसऑर्डर है caused बाय म्यूटेशन अफेक्टिंग विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड, किस कंपोनेंट की वजह से होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जन्म से ही जो है ये होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स लिंक के साथ जो है ये होता है। इसको कैरियर करने वाली माता होती है, और इफेक्ट मेनली जो है क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ये दो तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जन्म से ही होता है, इसलिए इसको जेनेटिक बोलते हैं। इसमें हो क्या जाता है, सिक्कल नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें आरबीसी का शेप जो है, आरबीसी शेप जो होती है, आपकी संरचना जो होती है वो कैसी हो जाती है, सिक्कल के आकार की हो जाती है। सिक्कल का मतलब दराती, दराती जो होती है ना, दराती क्या होती है, नॉर्मली आरबीसी ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन उसमें कैसी हो जाती है, बिल्कुल दराती ऐसी हो जाती है। ठीक है, अब अगर ऐसी हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, सेप सिकल तरह हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है हीमोग्लोबिन जो है वो क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम बनेगा। जो जिसको ये डिसऑर्डर होगा वो बिल्कुल मतलब कम एफिशिएंसी वाला बच्चा होगा। तो इसमें मेनली क्या होता है, किसको इफेक्ट करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स तो क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, ब्लीडिंग से संबंधित है, यानी कि ये क्या करता है, क्लोट करता है, ब्लड को जो है थक्का करता है, ब्लड को जमाने का काम जो है ये करता है। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही कम बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ये चीजें होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को जो है ये करता है। उसके बाद क्लोटिंग फैक्टर्स, तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा। क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, 12 होते हैं क्लोटिंग फैक्टर। मैं क्लास के अंदर बहुत डिटेल में इसको करवा चुका हूँ। 12 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें कैल्शियम है, विटामिन के है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है, फाइब्रिन है, और भी बहुत से फैक्टर होते हैं। तो वो फैक्टर होते हैं जो एक साथ आकर जो है ब्लड को क्लोट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, अभी बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सिंपल है, इससे ज्यादा जो है बताने की जरूरत है नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, मेनली इसके अंदर एच पॉइंट नोट कर लीजिए, एच नाम का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। ये होता है आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो इसमें एच नाम का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। पेन क्राइसिस होते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है, पीलिया हो जाता है, व्यक्ति जो होता है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और जो है आपकी और अगर क्वेश्चन पूछे तो इसके अंदर जो है ना हाइपोक्सिया की सिकलिंग बढ़ जाती है, यानी कि हाइपोक्सिया होता है इसके अंदर। हाइपोक्सिया का मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी जो है ना बच्चे के अंदर होने लग जाती है। क्रोनिक एनीमिया का रूप भी ले सकता है। ये क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक हो सकता है। मेनली जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज होती है, अफ्रीका के अंदर जो है ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। फीमेल जो होती हैं ये इसकी कैरियर होती हैं, और मेल जो होते हैं ये इसके इफेक्टेड होते हैं, यानी कि मेनली ये किसको होता है, मेल को होता है। और लाती कौन है, लाने वाली माता होती है। एक्स लिंक्ड है ये, कैसा, ये एक्स लिंक्ड जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इतने फैक्ट आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैंने बता दिए हैं, और वैसे भी मैंने पूरा एनीमिया की टाइप जो है आपको करवा दी है ब्लड के साथ। ठीक है, उसको अच्छे से तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो होता है आपका, टाइप 2 मधुमेह जो होता है आपका, डायबिटीज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसके अंदर डिक्रीज द सेंसिटिव ऑफ बॉडी सेल्स टू इंसुलिन, दिस कंडीशन क्या कहलाती है, मतलब कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम होना, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा, इसमें क्या होता है, शरीर में इंसुलिन तो बनती है, लेकिन शरीर की जो सेल जो है उनको ठीक तरीके से पहचान नहीं पाती। ये कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या कहा है, बॉडी सेल्स जो हैं वो सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाती। सिंपल तरीके में ये कहा गया है, क्या है, इंसुलिन तो बन रहा है, लीन तो बनता है, तो बनता है, लेकिन 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 क्या नहीं पहचानती, सेल
नहीं पहचानती, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती इसको, और इसको हम बोलते हैं आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की प्रतिरोधकता। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर हो जाता है, ये सिंपल है। पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन, इंसुलिन तो बन रहा है, ये कह रहा है इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन को पहचाना नहीं जा रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन यानी कि सामान्य डायबिटीज कौन सा होता है, सामान्य डायबिटीज जो है, डायबिटीज किसको कहते हैं? तो टाइप 2 को जो है, टाइप 2 डायबिटीज को हम जो है सामान्य प्रकार का डायबिटीज कहते हैं। इसके अंदर टाइप 2 में क्या होता है, सुन लीजिएगा, इसके अंदर मोटापा बढ़ता है। क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, घटता नहीं है टाइप 2 में, टाइप 1 में घटता है। ठीक है, मेनली इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं P3 सिम्टम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, P3 सिम्टम्स जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? P3 का मतलब इसके अंदर पोली यूरिया, बहुत ज्यादा यूरिया आएगा, आपका पोली डिप्सिया होगा, ठीक है, और पोलीफेगिया होगा। ठीक है, ये आपका डिसऑर्डर जो है आपका कौन सा होता है? कॉमन डिसऑर्डर टाइप 2 डायबिटीज इसको हम जो है बोलते हैं। ठीक है, टाइप 2 में जो नॉर्मली जो फास्टिंग शुगर जो होता है, यानी कि इसके अंदर फास्टिंग शुगर का जो रेशियो जो होता है वो कितना होता है? 120 mg पर डेसीलीटर से जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 120 mg पर डेसीलीटर से जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है आपका शुगर। ठीक है, इसके अंदर कौन सी दवा दी जाती है? ठीक है, ट्रीटमेंट सुन लेना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टाइप 2 ट्रीटमेंट जो है, टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट जो है, एक मेडिसिन है, रामबाण है, जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। क्या नाम है? मेटफॉर्मिन, मीन। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज के लिए कौन सी टैबलेट दी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिएगा, इसके अंदर जो है किडनी डैमेज होने की संभावना जो है बहुत ज्यादा रहती है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड जो है हम बढ़ाना चाहेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार पेंटावेलेंट वैक्सीन किन रोगों की जो है सुरक्षा पहुंचाती है? देखिए, सबसे पहले तो नाम से स्पष्ट है, पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 5 वैक्सीन। क्या वैक्सीन? कितनी वैक्सीन? 5 वैक्सीन। देखिएगा, ये वैक्सीन जो होती है 5 होती हैं, जो 5 बीमारियों के प्रति जो है काम करती हैं। ये मेनली क्या था, मेनली इसको मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता था? डीपीटी वैक्सीन होती थी। क्या होती थी? डीपीटी, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। पहले क्या होती थी? पहले पहले जो है ना, ट्राई वैक्सीन होती थी, ट्राई वैक्सीन, ट्राई वैक्सीन, जिसको हम बोलते थे डीपीटी, डीपीटी, जिसमें डिप्थीरिया, पिट्रियोसिस और जो है आपका टिटनेस, पिट्रियोसिस मतलब काली खांसी, इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था। बाद में क्या किया, राष्ट्रीय जो मतलब नेशनल आपका इम्यूनाइजेशन स्कीम है, उसने क्या किया, इसको आप क्या कर दिया? पेंटा कर दिया। पेंटा का मतलब 5 कर दिया। इसके अंदर डिप्थीरिया, पिट्रियोसिस और टिटनेस तो थे ही, इसमें क्या जोड़ दिया? हेपेटाइटिस बी जोड़ दिया, और आपका क्या जोड़ दिया? आपके मैग्नेटाइटिस जोड़ दिया, हिब जोड़ दिया, मैग्नेटाइटिस जोड़ दिया। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और मैग्नेटाइटिस। ठीक है, ये दो डिसऑर्डर जो है आपके क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन से जोड़े गए, तो वैसे तो इसने 5 के 5 पूछे हैं। ठीक है, हिब जोड़ दिया। ठीक है, हिब मतलब मैग्नेटाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्थीरिया, पिट्रियोसिस और टिटनेस, ये तो ट्राई वैक्सीन थे, डीपीटी थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में क्या किया, नेशनल जो कमेटी थी उसने दो बीमारियों को और जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कौन कौन सी जो है जोड़ी गई, 3 कौन सी थी, तो ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल है। ठीक है, ये जो पेंटावेलेंट जो है, ये 5 वैक्सीन जो दी जाती हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है, वैक्सीन जो दी जाती है, इसका चरण भी पूछा जाता है, कब कब दी जाती है, तो सुन लेना, छठा में हफ्ता, 10th एंड 12th वीक। ठीक है, बेबी को इस टाइम पर जो है ये क्या दिया जाता है? पेंटाविल वैक्सीन जो है दी जाती है। कहाँ दी जाती है? तो ये जो वैक्सीन जो होती है ये थाई पर दी जाती है। कहाँ पर? थाई मसल के अंदर जो है वो दी जाती है। ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिब का मतलब आप याद रखना, कई बार पूछ लेता है हिब क्या है। ठीक है, हिब जो है आपकी, ये मेनिनजाइटिस जो है उससे बचाने की के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा, सामान्य इफेक्ट क्या है ये इसका, तो कोई भी वैक्सीन जब लगती है ना तो फीवर होता है। क्या होता है? भी फीवर होता है। ठीक है, तो एक बार है ना पेन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेंटावेलेंट वैक्सीन का जो इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है वो क्या है, तो इसमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। वैसे कोई भी लगेगी ना तो फीवर जरूर होगा, आपकी बॉडी रिएक्ट जरूर करेगी। नेक्स्ट है क्वार्च्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, पहले आ चुका है, इसलिए ज्यादा मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। देखिएगा, याद रखिएगा, 2 डिसऑर्डर होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से, की
कमी सी, कमी सी। दो ही डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है आपका मारास्मस, मारास्मस। भाई पिछली क्लास में मैं थोड़ा गलती कर गया था, एक होता है आपका क्वार श्योर का, थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा। मारासमस जो होता है ना वो चाइल्ड में होता है, बच्चों के अंदर जो होता है ना वो कौन सा होता है, मारासमस। और जो एडल्ट के अंदर जो होता है ना, एडल्ट के अंदर वो होता है क्वाशियोर। इनमें बस थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस इतना याद रखिए। जो मारासमस होता है ना, चाइल्ड जो होता है, इसके अंदर होता है ना, इसमें व्यक्ति पतला होता है, दुबला होता है, दुबला होता है। लेकिन ये जो है ना यहाँ पर क्वार्शियोर का जो एडल्ट में होता है, इसमें व्यक्ति मोटा होता है, ठीक है, मतलब फैट चढ़ जाती है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। तो सूज जाता है, शरीर में कमजोरी रहती है, लेकिन जो है एडेमा आएगी, एडेमा का मतलब सूजन आएगी, ठीक है, एडेमा रहेगी, शरीर वैसे ही कमजोर रहेगा, इंटरनल तो कमजोर रहेगा, ठीक है। तो क्वार्सियोर का जो है किससे रिलेटेड है, आपके प्रोटीन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। मारासमस जो होता है इसमें भी प्रोटीन की कमी होती है, इसमें भी प्रोटीन की कमी होती है, इसमें दुबला पतला हो जाता है, इसमें थोड़ा मोटा एडेमा हो जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, ज्यादा इससे नहीं करेंगे अपन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अभी द सर्ग ऑफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द इवोल्यूशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है महिलाओं के अंदर जो आती है, जो 28 डे की होती है, ये मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 to 5 डे जो होती है इनको हम मेंस्ट्रुअल डे बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लीडिंग आती है। उसके बाद जो आपके 6 to 14 डे होता है, इस टाइम पर जो आपके फॉलिकल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, यानी कि जो आपका ओवम जो होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है। 14th डे जो होता है आपका, 14th डे जो होता है, इस टाइम पर आपका ओव्यूलेशन होता है, ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज बता चुका हूं मैं। और फिर 15 to 28 डे जो होता है ना आपका लास्ट डे होता है, इसमें इसमें जो है ना आपका वापस दोबारा जो है लाइनिंग बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनमें हार्मोन्स की एक्टिविटी भी जो मैं आपको बता चुका हूँ, देख लीजिएगा, क्लास मैंने यूट्यूब पर भी देख रखी, डाल रखी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो याद रखिएगा, एक होता है आपका FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आता है इस टाइम पर, इस टाइम पर ये जो 6 से 14 दिन का टाइम होता है ना, इस टाइम पर आता है FSH, जो आपके फोलिकल के निर्माण में रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन वो फोलिकल से जो ओवम बाहर निकलता है, ब्रस्ट होता है, तो ब्रस्ट करने के लिए जो है, या फिर आप ये कह सकते हो ट्रिगर करने के लिए, ओवुलेशन करने के लिए आपका कौन आता है, LH सर्ग आता है। ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूं आपको। LH सर्ग कब होता है, LH सर्ग कब होता है, तो 14th डे होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, LH सर्ग कब होता है, ठीक है। चलिएगा, और प्रोगेस्टेरोन जो है आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है, गर्भ ठहरने में मदद यही करता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट मतलब ज्यादा इसको मैं करवा चुका हूं, और वैसे भी जो है आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास में लंबी हो जाती है, इतनी लंबी क्लास नहीं लेनी हमें। जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है किसके अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट होता कितना है, एडल्ट में कितना होता है। एडल्ट में ब्रीथिंग रेट होती है आपकी 12 से 20 बार पर मिनट, ठीक है। पर मिनट में इतनी बार जो है आप सांस लेते हो, ठीक है। लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चे की जो श्वसन दर जो होती है वो ज्यादा होती है, कितनी होती है, नॉर्मली जो चाइल्ड जो होता है इसमें रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो 30 से 60 होती है। कितनी होती है, 30 से 60 होती है। 30 से 60 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, पहले तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा ये 60 से 80 अगर है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टेकीपेनिया। टेकीपेनिया, सांस का बहुत ज्यादा होना, ठीक है, टेकीपेनिया। ये क्लियर है, सिंपल है। ऐसे ही जो नाड़ी नहीं, सॉरी, 60 से अधिक क्या कहलाएगा, टेकीपेनिया। जो आपकी पल्स रेट जो होती है ना, पल्स रेट का घटना बढ़ना, वो ब्रेडिकार्डिया वगैरह जो होते हैं वो अलग हैं, कहीं इसके अंदर इनको देखने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो इनको जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, नेक्स्ट पर चलते हैं, इतना ज्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन है ना, मैं भूल गया यार, वो क्वेश्चन क्या था यार, आया हुआ था, मैं पीछे भी एक प्रीवियस ईयर कर रहा था, उसके अंदर देखने को मिल रहा था। अगर सांस 20 सेकंड तक रुक जाए ना, रुक जाए बच्चे का, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपनिया। क्या बोलते हैं, एपनिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एपनिया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और मेनली क्या होता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर जो सांस की दिक्कत जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महामारी विज्ञान में महामारी क्या होती है, जिसको हम पेंडेमिक बोलते हैं। ये एंडेमिक पेंडेमिक ये सारी चीज जो है मैं करवा चुका हूँ। इसमें जो इंसिडेंस का मतलब क्या है, देखिएगा मैं सभी चीजों को बता देता हूँ। इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है, देखिएगा इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, ये होते हैं नए केस। जो नए केस आते हैं, न्यू केस जो आते हैं, उनको हम इंसिडेंस बोलते हैं। एक होते हैं आपकी प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस इंग्लिश में ही रहेंगे, इनको हम बोलते हैं कुल टोटल कितने केस आए, टोटल कोई भी बीमारी हुई तो टोटल कितने केस आए। एक होती है भी आपकी मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी कि कितने मरे, ठीक है, मृत्यु कितनों की हुई, मृत्यु दर कितनी हुई, ठीक है। एक होती है आपकी मोरबिडिलिटी, मोरबिडिटी, मोरबिडिटी, मोरबिडिलिटी, बीडीटी, ठीक है, बीडीटी, हाँ ठीक है। जो मोरबिडिटी होती है, ये होती है बीमार दर, कितने व्यक्ति बीमार हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये सिंपल सिंपल है, सेम सेम है, ठीक है। ऐसे ही बीमारी ऐसी होती है, जैसे एक होती है एंडेमिक, एक होती है एपिडेमिक, और एक होती है आपकी पेंडेमिक, जिसको हम महामारी बोलते हैं। जो विश्व सत्र, पेंडेमिक जो विश्व सत्र पर फैलती है ना, विश्व सत्र पर फैलती है, बहुत ज्यादा फैलती है, उसको हम बोलते हैं आपकी पेंडेमिक। जो आपके जो डिसऑर्डर स्थायी होती हैं, यानी कि परमानेंट डिजीज जो होती हैं, नॉर्मली फैलती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं आपके एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक नॉर्मली होते रहते हैं, जैसे मलेरिया वलेरिया होते रहते हैं, एकदम से हो जाए उनको हम बोलते हैं आपके एंडेमिक। लेकिन कोई अचानक से बढ़ जाए, कोई बीमारी है जो एंडेमिक है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसको हम एंडेमिक बोल रहे हैं। जो अचानक बढ़ जाए, अचानक अगर किसी बीमारी में बढ़ोतरी आ जाए, अचानक अचानक बढ़ोतरी आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इंसिडेंट्स क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हो, क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया होगा। आपके न्यू केसेज होंगे, आपके इंसिडेंट्स होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंदर जो आशा जो वर्कर जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आशा वर्कर जो होती है ना, वो गवर्नमेंट नहीं होती, यानी कि नॉन गवर्नमेंट होती है, नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी होती हैं, कर्मचारी। आप ये मान सकते हो प्राइवेट कर्मचारी होती हैं। क्या होती हैं, अब आप कहोगे सर प्राइवेट होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई, ये प्राइवेट कर्मचारी होती है। फिर इनको फिर सैलरी कौन देता है सर जी, तो इनको सैलरी जो होती है ना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे मतलब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कैसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनकी सैलरी पूछी गई थी, सैलरी किस हिसाब से इनको जो है दी जाती है। तो इनको सैलरी जो है ना, वो दी जाती है प्रोत्साहन बेस्ड, मतलब प्रोत्साहन होता है इनक्रेज करना किसी चीज को। तो इनको जो राशि दी जाती है, इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती, इनको दी जाती है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन किया जाता है इनको, या बोलते हैं इनको इंसेंटिव बेस होती है, इंसेंटिव बेस होती हैं। करती क्या है सर जी फिर ये आशा वर्कर जो होती हैं, करती क्या है, तो जो आशा वर्कर जो होती हैं मेनली कड़ी होती हैं, किसकी, लोगों के बीच की, कोई आप हम जो है समुदाय हैं उनके बीच की, और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके बीच की जो कड़ी होती हैं, ठीक है। यानी कि आप ये मान सकते हो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और लोगों के बीच की जो कड़ी जो है, लोगों के बीच को जोड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम आशा वर्कर बोलते हैं। मेनली ये टीकाकरण के लिए जागरूक करती हैं, गर्भवती महिलाओं को की देखभाल करती हैं, बच्चों के वजन वगैरह को देखती हैं, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग वगैरह जो है इनकी जानकारी देती हैं। ये सारे काम जो है इनके ही होते हैं, आशा वर्कर के ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1000 की संख्या पर एक आशा वर्कर जो है वो रखी जाती है, 1000 जनसंख्या है तो एक आशा जो है वो रखी जाती है, ठीक है। हॉस्पिटल द्वारा जो है ये रखी जाती है। आशा वर्कर की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि आशा की फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख लेना, एक्रेडिटी सोशल हेल्थ, हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आशा वर्कर होती हैं जो कनेक्ट करती हैं, तो आपको कनेक्शन याद रखना है, बस केवल कनेक्ट करने का काम करती हैं और कोई काम नहीं करती। सामुदायिक जागरूकता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देती हैं, नई कोई मेजर सर्जरी करती हैं, नई आईसीयू में ये होती है, नई लेबोरेटरी में ये होती हैं। ये यहीं करनी होती है, गाँव वगैरह में जो है वो मतलब ये ना स्वास्थ्य वगैरह की जानकारी देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपके सामने, स्कूली बच्चों को सही हाथ धोने की तकनीक सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, यानी कि एजुकेशन से क्वेश्चन है, हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन है। जब हम कोई भी स्किल सिखाते हैं ना, स्किल जैसे कि हाथ धोना सिखा रहे हैं, या कोई बोलना मतलब जो है ना, उसके लिए केवल बोलना काफी नहीं है कि भाई चलो भाई तुम हाथ धो लो भी ऐसे करके, उनको करके दिखाना पड़ता है, यानी कि प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है।
ठीक है। और करके दिखाने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, प्रदर्शनी पद्धति। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। ये भाई क्या है, ये मतलब आप ये मान सकते हो एजुकेशन का एक जो है ना क्वेश्चन है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन आपके सिलेबस में है, तो वहां से क्वेश्चन है। केवल बोलकर हम अच्छे तरीके से नहीं बता सकते भी, उसको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, केवल पैम्फलेट से हम नहीं बता सकते कि सिर्फ पढ़ के थोड़ी ना बता सकते हम। मास मीडिया के माध्यम से भी नहीं बता सकते भाई टीवी पर ऐड देने लग जाओ, नु हाथ दो, फलाना करो, ये करो, नहीं। उनको करके दिखाना जो है पड़ेगा। ये जो है आपको याद रखना है। इसमें ज्यादा जो है फैक्ट्स मैं नहीं बता सकता, कोई है ही नहीं इसमें फैक्ट। इसमें क्या है, नाक से सक्रिय रक्तस्राव, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नोज ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, आपका एपिस्टेक्टिस बोलते हैं। यहां पर तो दे रखा, नहीं दे रखा हो तो आप याद रखिएगा। तो एपिस्टेक्सिस के लिए जो फर्स्ट एड जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट एड का मतलब जो होता है डॉक्टर से जाने से पहले जो आप चीजें दे रहे हो या केयर कर रहे हो, उसको हम फर्स्ट एड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, आपको सिंपल दो चीजें करनी है। आपको सिर को जो ना, सिर जो है आपका थोड़ा आगे झुका देना है, थोड़ा आगे झुका देना है। ठीक है, गांव में क्या कर रहे हैं डजेंट मैटर, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो मैटर करता है। गांव वगैरह में तो लिटा दे हैं, पता नहीं क्या क्या कर दे हैं, पानी गिर दे हैं, ये कर दे हैं, छोड़ दो आप। दो ही काम करने फर्स्ट एड में। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है, पहले तो उसको क्या करना है ना, थोड़ा आगे झुका देना है। फिर क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, उसके नाक का जो नरम हिस्सा जो है, ऊपर वाला टो जो है, उसको आपको क्या दबाना है, दबाना है। नाक का नरम हिस्सा जो है, हिस्सा दबाना है। ठीक है, केवल दो ही काम करने हैं। और तीसरा काम जो आप कर रहे हो ना, सिर पे पानी गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये करे, ये गांव वगैरह में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कितनी देर नाक दबानी है, मैक्सिमम 10 मिनट नाक दबानी है। अगर इतनी देर में काम चल जाए तो ठीक से, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और नॉर्मली आप आइस पैक वगैरह भी लगा सकते हो, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो गई, एपेक्सिया का ज्यादा रूप धारण कर लिया, तो ये जो ना एक ट्रोमा का कारण बन सकता है। तो आप जो है ना इसको याद रखिएगा। ठीक है, या फिर ब्लीडिंग एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है थर्मल बर्न, यानी कि अगर कोई बर्निंग हो गई, यानी कि बर्न से कोई इंजरी हो गई, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये फर्स्ट एड से क्वेश्चन है, फर्स्ट एड आपके आएंगे। तो देखो भाई, गांव वगैरह हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं, सीधी बर्फ लगा देते हैं, फाले फोड़ तो नहीं सकते। सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको बहते पानी में जो है ना, ठंडा पानी जो है, ठंडा पानी, बर्फ नहीं लगानी है। ठंडा पानी और बर्फ में फर्क होता है। ठंडा पानी, पानी, और वो भी कैसा, बहता हुआ, बहता हुआ। ठीक है, मतलब उससे वाश करना, आप ये मान सकते हो। इससे दर्द भी कम होगा और नुकसान भी क्या होगा, कम होगा। तो इसमें क्या करना है, लगभग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी देर तक, तो ये ना 10 से 20 मिनट तक ठंडा पानी से आप धोते जाओ उसको। सबसे बेस्ट यही है। नहीं टूथपेस्ट लगानी है, नहीं फोल्ले फोड़नी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगला काम जो है वो आपकी स्टेराइल ड्रेसिंग आपको करनी है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई बैक्टीरिया ना हो, वो ड्रेसिंग आपको करनी है। ये बात आप याद रखिएगा। वैसे 9 लॉ होते हैं इसके लिए कि बर्न असेसमेंट के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो नो के नो जो है आपको बताने को तो बता सकते हैं, लेकिन आप बस इतना याद रखिए, 10 से 12 मिनट तक आपको पानी डालना है, टूथपेस्ट नहीं लगानी है, फोल्ले नहीं फोड़ने हैं, स्टेरलाइट ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, और अगर बहुत गहरा है जलन, तो आपको डायरेक्ट आपातकाल में दिखाना है। तो ये चीजें जो आपको करनी है। ठीक है, इन्फेक्शन का खतरा नहीं होना चाहिए, फ्लूइड लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपके 9 रूल असेसमेंट होती है, 9 रूल असेसमेंट होती है। नो रूल असेसमेंट जो है किस में यूज की जाती है, बर्न केस में यूज की जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। गंभीर निर्जलीकरण वाले रोगी को अंतःशिरा द्रव देते समय नर्स को मुख्य रूप से किसकी निगरानी करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्जलीकरण क्या है, देखो, निर्जलीकरण का मतलब है पानी की कमी हो जाना, पानी की या फ्लूइड की कमी हो जाना। तो इस टाइम पर सबसे अच्छा संकेत क्या है, सबसे अच्छा नॉर्मली हम कब देख सकते हैं डिहाइड्रेशन को। तो डिहाइड्रेशन को तो सिंपल सी बात है, यूरिन आउटपुट भी, यूरिन कितना दे रहा है वो, यूरिन आउटपुट से ही हम देख सकते हैं ना उसको। तो जब आईवी फ्लूइड दिया जाता है ना, तो देखना जरूरी है कि शरीर में पानी को सही उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब कैसे करोगे,
भी आईवी तो फ्लूइड तो दे दिया आपने, लेकिन अब चेक कैसे करोगे? तो चेक करोगे आप अपना यूरिन को देखकर, ठीक है। ब्लड शुगर वगैरह नहीं चेक की जाएगी, हेयर टेक्सचर नहीं देखा जाएगा, नेल टेक्सचर तो वैसे ही नहीं देखा जाएगा। अब क्या देखोगे? यूरिन आउटपुट देखोगे, ठीक है। नॉर्मली यूरिन आउटपुट कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूरिन आउटपुट जो होती है वो कितनी होती है? तो 0.5 ml पर केजी पर आवर होती है, ठीक है। ये यूरिन आउटपुट होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कम यूरिन आउटपुट है यानी कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, डिहाइड्रेशन की ये जो है कंडीशन है। इस टाइम पर आपको क्या देना है? ओआरएस देना है, ठीक है। ओआरएस देना है अगर डीआरएस हो जाए तो इन पॉइंट्स को, इन चीजों को जो है आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। और अगर आपसे पूछे कि भी इसके अंदर सबसे मेन संकेत क्या है डिहाइड्रेशन का, तो ड्राई टंग हो जाएगी, ड्राई टंग, जीभ जो है वो क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। लास्ट में लो बीपी हो जाएगा, शौक के संकेत जो हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं होगी आपके डिहाइड्रेशन में। तो भाई आपके आज के क्वेश्चन थे ये सारे के सारे। आई होप मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत चीजों को करवाता हूँ, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का काम करता हूँ। जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे एक बात और बता देता हूँ, आपके रिक्वेस्ट से मैंने कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर की क्लास को भी शेयर किया करो, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे जितने मेरे व्यू आएंगे, ये तो मेरे लिए बता रहा हूँ मैं, कोई भी हो वैसे मैं बता देता हूँ, कोई बताता नहीं है। जितना ज्यादा लोग मुझे देखेंगे मैं उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, ठीक है। और मैं उतनी ही अच्छी चीजों को आपके लिए लेके आऊंगा। कल ही को मान के चलो कोई चीजें नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं इन चीजों को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। तो ये सारी चीजें यूट्यूब जो चलती है ना, वो चलती है रिस्पॉन्स बेस होती है यूट्यूब। तो आप सभी लोगों से, आप सभी भाइयों से बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक भी जरूर किया करो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लस में कमेंट तो वो भी किया करो जिसको आप वीडियो अच्छी नहीं लगती। जैसे एक भाई ने कल कमेंट कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव कर दो, कमेंट जरूर करो, जरूर बताया करो कि सर ये चीज है, ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो भाई बार बार मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपसे कुछ चीजें डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बस एक ही बात कर रहा हूँ, भी लाइक का बटन है, लाइक दबा दो आप, ठीक है। शेयर है तो आप, कोई ग्रुप है आपके पास, कोई आपका मतलब जो ये तैयारी कर रहा है नर्सिंग की, उसके पास शेयर कर दो। तो यार ये चीजें जो होती है ना, मुझे पॉजिटिविटी देती हैं, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति वीडियो को